तो नेताजी को अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम सफर पे हैं मुलायम सिंह यादव और उन्हें नम आंखों से हर कोई नमन कर रहा है, याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। और सैफई से पल पल की तस्वीरें, पल पल की अपडेट जो है वो हम लगातार न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और नेताजी से जुड़े हुए तमाम किस्से, उनके जीवन पे भी हम प्रकाश डाल रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका किस तरीके का कद था और आगे अब उनके जाने के बाद किस तरह का खालीपन रहने वाला है, इसको भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुमार श्रीकांत हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। श्रीकांत जी, कोई ऐसा किस्सा जो मुलायम सिंह यादव का बहुत सुर्खियों में रहा हो, जिससे लोगों से जुड़ाव उनका जिसमें दिखाई देता हो? चूंकि हमने एक ऐसा किस्सा सुना था जिसमें जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने तक के लिए गांव के जो लोग थे उन्होंने उपवास तक रखा था। इस तरह की शख्सियत मुलायम सिंह यादव की। जी, मैं उनके पैतृक जो उनका गांव है उसकी बात करूं। आपको पता है वहां पर एक व्यक्ति है जिन्होंने, मुलायम सिंह यादव जब प्रधानमंत्री नहीं बन जाते उस व्यक्ति ने चप्पल जूता ना पहनने की शपथ उठा रखी थी। खैर वो अलग विषय है कि अब वो शपथ या वो कार्य उसका साध्य रह गया। और दूसरी चीज ये है कि मुलायम सिंह यादव अपने संबंधों में बड़े निपुण थे, राजनीतिक संबंधों में इतने निपुण थे कि जिस लाल कृष्ण आडवाणी को वो मंच पर कहते थे कि ये व्यक्ति राम रथ जो चला, उन्होंने लेकर चला 90 के दशक में, लेकिन उनकी मित्रता लाल कृष्ण आडवाणी से बड़ी बेहतर और बहुत बहुत बढ़िया थी। खास तौर से लाल कृष्ण आडवाणी राजनीति से लेकर अलग अलग मुद्दों पर आपने देखा होगा कि वो, क्योंकि हमने उस पॉलिटिकल उस चीजों को कवर किया तो बातों बातों ऑफ द कैमरा ये बातें भी निकल के आती थी कि लाल कृष्ण आडवाणी भी मुलायम सिंह यादव से उत्तर प्रदेश की राजनीति की तय जानने के लिए जब वो एनडीए के सर्वेसर्वा भी होते थे और जिस वक्त वो बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो उनके भी साथ बेहतर संबंध थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर वो उनसे बातचीत करते रहते थे, उसकी तय जानने की कोशिश करते रहते थे। एक और मैं आपको चीज़ बताऊं, भले पर्दे के पीछे आपने देखा होगा कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच किस तरीके से संबंध थे, राजनीतिक संबंध थे, लेकिन पर्दे के अपना आपने देखा कि मायावती के साथ भी उनके संबंध कोई बुरे और वाहियात नहीं थे, बेहतर संबंध थे। काशीराम के जब अंतिम दिन चल रहे थे तो काशीराम के अंतिम दिनों में, क्योंकि काशीराम के पार्टनर रहे मुलायम सिंह यादव, और पार्टी को खड़ा करने और मंडल कमंडल की राजनीति को धत्ता बताते हुए एक पूरा वोट बैंक तैयार करने का काम जो मुलायम सिंह यादव ने किया, पिछड़े की राजनीति करने का काम जो किया, आपने देखा किस तरीके से काशीराम के साथ भी वो अंतिम दिनों में उनके संबंध बेहतर रहे। वो लुटियन के नायक नहीं बन पाए मुलायम सिंह यादव। क्यों? मुलायम सिंह यादव लुटियन मीडिया के नायक या लुटियन जोन के नायक इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि वो व्यक्ति जो संसद में खड़ा होकर हिंदी की वकालत कर रहा है, जो व्यक्ति संसद में हिंदी, जिस तरीके से दक्षिण भारत में हिंदी के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा और आपने देखा किस तरीके से उस आंदोलन के विरोध में मुलायम सिंह यादव खड़े हुए और संसद में भी हिंदी की वकालत करते रहे, सड़क पर भी हिंदी की वकालत करते रहे, अपने भाषणों में हिंदी की बात करते रहे और हिंदी के उत्थान और उसके वैभव के लिए काम किया। खास तौर से देखा आपने हिंदी के गूगल फॉन्ट और उसके पूरे क्रमांक कंप्यूटर के बनाने के लिए जो एक बहुत बड़े कवि हैं, उनको किस तरीके से प्रोत्साहन देने का काम, उनको खड़ा करने का काम बेहतर उन्होंने किया। खास तौर से मुलायम सिंह यादव मीडिया के जो लोग हैं और खास तौर से बॉलीवुड के जो लोग हैं, कला के क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको साधने का काम, उनको पार्टी में बांधने का काम, या फिर आप ये भी कह सकते हैं उनको उनकी पीठ थपथपाने का काम भी मुलायम सिंह यादव ने बेहतर किया। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति कवर करते थे और जो जिनके अच्छा उन्होंने समय उत्तर प्रदेश की राजनीति कवर करने में गुजारा, उनको पता है, उन पत्रकारों को पता है कि नेताजी कितने हद तक जाकर उस पत्रकार की या उन लोगों की मदद करते थे और बड़े बुरे समय में भी पत्रकारों के साथ खड़े होने का जज्बा अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कम लोगों के पास है। अगर उत्तर प्रदेश में वो मुलायम सिंह यादव हैं तो सेंट्रल की राजनीति में दिवंगत अरुण जेटली रही हैं, तो उस तरीके वो व्यक्ति वो नेता रहा है। दूसरी चीज ये है कि आप सेंटर
सेंटर की अगर आप बात देखें, उस धरती पुत्र की सेंटर की बात देखो, तो उस सेंटर में भी अलग अलग राजनेताओं के साथ, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उनके बहुत बेहतर संबंध थे। अब जॉर्ज फर्नांडिस जो हैं उनको राजनीतिक भाई कहा करते थे। वो कहते थे कि मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के राजनीति की धुरी है, वो चाहते थे कि एनडीए को वो सेंट्रल की धुरी बना पाए ताकि राष्ट्र की राजनीति हो पाए। मुलायम सिंह यादव के साथ उनके बहुत बेहतर संबंध थे। मुझे लगता है कि राजनीति छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में बेहतर संबंध थे। सोनिया गांधी तक के साथ उनके बहुत बेहतर संबंध थे। आपको पता है कि मुलायम सिंह यादव की वो कितनी इज्जत करती थी। ममता बनर्जी और पूरे देश में आप देखिए उस दौर के सभी राजनेताओं के साथ बेहतर संबंध थे मुलायम सिंह यादव के, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा किस तरीके से जब उत्तराखंड अलग हुआ तो उत्तराखंड अलग भले उनके उसमें नहीं था, लेकिन उसको किस तरीके से कार्य करना या उस सारे शासन प्रशासन को किस तरीके से संभालना है। हेमंती बहुगुणा साहब के साथ बेहतर संबंध, तो संबंधों के मामले में ये व्यक्ति प्रागर था, क्योंकि उन्हें पता है राजनीति देश की या प्रदेश की राजनीति संबंधों के आधार पर चलती है। और राजनेता होने के बावजूद अगर आपके तमाम लोगों के साथ संबंध नहीं है तो आप इस मामले में सिफर हैं। वो व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा रहा, वो व्यक्ति जिसने जमीन की राजनीति की। और सोचिए कौन सोच सकता था कि एक व्यक्ति जो एक ग्राम में रहता है, जिसके जो गरीबी में जिसने अपना बचपन गुजारा है, वो व्यक्ति राष्ट्रीय राजनीति में इतने बड़े फलक पर आता है। क्योंकि सिल्वर स्पून तो नहीं था ना, उनके पिता राजनीति में तो नहीं थे या फिर उनको विरासत में तो नहीं मिली थी। इस पूरी पार्टी को खड़ा करना जिसने न जाने की अलग अलग समय पर राष्ट्र की और राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। आप देखिए इंडस्ट्रियल जो लोग हैं, जो अलग अलग समयों पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे। इसमें देखिए मैं साफ कोई के साथ बात करूं तो कोई भी पार्टी बिना जो उद्योगपति है उनके सहारे, उनकी सहायता, उनकी दोस्ती के बिना चलना बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा कि अगर उत्तर प्रदेश में उन्होंने लाकर पार्टी को खड़ा किया तो उस पार्टी के लिए जल, जीवन और भोजन की व्यवस्था भी उन्होंने की। वो व्यवस्था न केवल पार्टी के लिए की बल्कि वो उत्तर प्रदेश में आपने देखा रोजगार के अवसर आए, किस तरीके से नोएडा खास तौर से आपने देखा वो विकसित हुआ। वहां पर बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आई, उनके हेड ऑफिस बने और देश की अलग अलग संभ्रांत से कंपनियों ने नोएडा में अपना ऑफिस खोला और अपना कार्यक्रम सारी चीजें चलाई, पैर पसारे। आपको पता है किस तरीके से अंबानी के साथ उनके बेहतर संबंध थे, भाइयों के साथ बेहतर संबंध थे। उस वक्त टाटा के साथ बेहतर संबंध थे उनके, और वो संबंध बिरला के साथ भी बेहतर रहे और उसी कारण उन लोगों ने उत्तर प्रदेश में निवेश किया। देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो अपने आप में दिलचस्प है। मैं कहता हूं इस बात को बहुत ये ना केवल मैं कहता हूं लेकिन ये जयप्रकाश भी कहते थे, जेपी जी भी कहते थे। पूरा आंदोलन उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति, यहाँ के राजनेताओं को समझना टेढ़ी खीर है। आप साउथ से लेकर कटक से अटक की राजनीति समझ पाएंगे, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्योंकि यहाँ राजनेता तो छोड़िए, जो मतदाता है उनके रगों में खून की जगह कहीं ना कहीं राजनीति चल रही होती है। तो ये अपने आप में अहम है, अपने आप में अनोखा है। और इस राजनीति को व्यक्ति कोई खेल जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए इतने बार, कोई सेंटर में मिनिस्टर बन जाए और अपने पार्टी को खड़ा कर पाए। आप देख रहे हैं किस तरीके से नए नए छत्र पाते हैं। वो क्यों नहीं सक्सेस कर पाते, वो क्यों नहीं चीजें कर पाते, क्योंकि उनको शुरू से गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, धन पद लोभ चाहिए। वो व्यक्ति जिसके पास धन भी था, गाड़ी भी थी, मुंह भी था, परिवार को भी उन्होंने राजनीति में स्टैब्लिश किया, लेकिन उस व्यक्ति ने संघर्ष किया। जो व्यक्ति संघर्ष करता है राजनीति में, उस व्यक्ति को आगे पहुंचने में और शिखर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आज आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी के फादर ने, पिता ने या दादा ने क्या उनको राजनीति विरासत में दी थी? क्या वो सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए थे? नहीं, वो भी उसी तरीके नेता हैं। तो इस देश में वही लोग राज करते हैं, वही लोग राजनीति के शिखर पर पहुंचते हैं और अच्छे पदों पर पहुंचते हैं, जहां से वो अपने गरीब गुरबों की आवाज सुन पाए, उनके हक हकूक की बात कर पाए।
वही लोग पहुंचते हैं जो संघर्ष करते हैं। हम्म। और वही चीज मैं बात को वापस दोहरा रहा हूँ, वही कहीं ना कहीं संघर्ष अखिलेश यादव में नजर नहीं आता, वही चीज राहुल गांधी में नजर नहीं आता है। ये ध्यान रखिएगा, इस देश में नेता पेट से पैदा नहीं होते हैं, पेटी से पैदा होते हैं, यानी कि वो जो ईवीएम मशीन है उससे पैदा होते हैं। और ईवीएम मशीन में आप कैसे अपने अपने आप को पैदा कर पाएंगे? आपका कौशल, आपका राजनीतिक चातुर्य, आपकी जिजीविषा, आपका राजनीतिक भविष्य आप कैसे बना पाएंगे जब आप जमीन पर उतरेंगे। तो ऐसे कितना में संघर्ष जी किया वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने साइकिल चलाकर, सोचिए, वोट मांगे हो, वो व्यक्ति पैदल चलकर वोट मांगा हो, लाओ लश्कर नहीं था उस व्यक्ति के पास शुरुआती दिनों में। खुद सोचिए, उस व्यक्ति के पास लाभ लश्कर नहीं था, साइकिल चलाता था, आधा पेट रहकर उसने राजनीति की और अपने आप को जाकर स्थापित किया। आप मुलायम सिंह यादव के पुराने दिनों और उनके आर्काइव को देखिए, उस व्यक्ति के घर में खाने को अन्न नहीं था, तो व्यक्ति ने राजनीति की ना, अपने आप को साबित किया ना, सारी चीजें मानी नहीं मानी। चलिए मैं आता हूँ इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं सीधा, और चूंकि ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं और कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ नेताजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और सैफई जहां से उन्होंने निकल के, सैफई की जिन गलियों से निकल के उन्होंने अपना सियासी मुकाम हासिल किया था, एक सियासी पहचान बनाई थी, उसी सैफई में आज उनका अंतिम संस्कार अब से चंद मिनटों में। पुलिसकर्मी अभी नहीं जाएंगे, पुलिसकर्मी नहीं जाएंगे, पुलिसकर्मी आखिरी यात्री तक नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी जो लोग हैं देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर लोगों की भारी भीड़ न सिर्फ जुटी है बल्कि अपने नेता को पंचतत्व में विलीन होते भी हर एक लम्हे को ये लोग अपने फोन में बंद कर लेना चाहते हैं, कैमरे के जरिए कैप्चर कर लेना चाहते हैं।